नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। 70वीं बीपीएससी के लिए आज का अपना टॉपिक होने वाला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। विस्तार से इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। बाकी अभी तक की अपलोडेड सभी जो लेक्चर्स है उसका पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या कहता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा और राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। 128वां संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पेश यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। ये जो विधेयक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया है, ये लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 महिला सीट के लिए जो है उसको आरक्षित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। बात करेंगे विधेयक की प्रमुख बातों की, तो पहला इसमें जो है तथ्य है वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, कहता है कि यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 सीट आरक्षित करने का इसमें प्रावधान है। अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली की विधानसभाओं में जितने भी सीटें उसका 1/3 जो है ये रिजर्व कर दिया जाएगा। फिर कहता है आरक्षण का प्रभावी होना। नवीन जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। नई जनगणना जो होगी उसके हिसाब से ही सीटें आरक्षित किया जाएगा और यह आरक्षण आरंभ में 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। शुरू में इसकी अवधि जो है केवल 15 वर्ष रखी गई है। हालांकि संसद द्वारा इसे आगे भी कानून बना करके इसको जारी रखा जा सकता है। फिर है सीटों का रोटेशन। कहता है कि संसद द्वारा निर्मित एक विधि द्वारा, संसद अपने एक कानून के द्वारा निर्धारित आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेशन किया जाएगा। जो परिसीमन होगा, प्रत्येक परिसीमन के बाद सीटों का रोटेशन एक विधि के माध्यम से करने का भी इसमें जो है प्रावधान किया गया है। तो ये विधेयक की प्रमुख बातें हैं। सीटों का रोटेशन, आरक्षण कब से प्रभावी होगा, महिलाओं के लिए क्या आरक्षण किया जाएगा, कितनी सीटों का आरक्षण किया जाएगा। बात करेंगे महिलाओं के लिए आरक्षण की पृष्ठभूमि की, तो कहता है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने वर्ष 1988 में अनुशंसा की थी कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाए। यह अनुशंसा 1988 में की गई थी। इसके बाद कहता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सभी राज्य सरकारों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने का आदेश दिया गया था। नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षित इन सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। और इसमें बिहार जो है ये पहले स्थान पर है। काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें बिहार ने जो है हिस्सा लिया है। इसका भी वर्णन आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे कहता है कि 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने सरकार के सभी निर्णयकारी निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने की अनुशंसा की थी। तो ये हम लोगों ने देखा पृष्ठभूमि 1988 से लेकर के 2013 तक किस प्रकार से महिला आरक्षण हेतु या उसके संबंध में किस प्रकार से तर्क दिए गए और किस प्रकार से कार्य किए गए। अभी तक हम लोगों ने देखा
कि विधेयक की प्रमुख बातें क्या है। इसमें हम लोगों ने देखा आरक्षण, सीटों का रोटेशन, ये कब से लागू होगा। फिर हम लोगों ने देखा इसकी पृष्ठभूमि। बात करते हैं विधेयक के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो पहला है लैंगिक समानता। राजनीति में महिलाओं का उपयुक्त प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगर ये सीटें आरक्षित होती है तो वर्तमान में जितनी महिलाएं हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, और आप यूँ समझें कि एक लैंगिक समानता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के तहत भारतीय राजनीति सशक्तिकरण के मामले में कुल देशों में भारत इतने स्थान पर है। इसको आप फिल कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, इस विधेयक के आने से लैंगिक समानता में वृद्धि होगी। अगला है ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व। लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या पहली लोकसभा में केवल 5% थी, केवल 5%, जो बढ़कर के 17वीं लोकसभा में 15% हो गई है। लेकिन ये अभी भी जो है बहुत ही कम है, बिल्कुल बहुत कम है, 15%। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी समिति ने पाया कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण ने उन्हें सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाया है। जहां भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है, जिस भी संस्था में, जिस भी सेक्टर में, वहां पर पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रगति देखी जा रही है। और ये चीज़ लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी जो समितियां बनी थी उन्होंने इस चीज़ को समझा। क्योंकि आप यूँ समझें कि जो पुरुष प्रधान समाज है, जो उस मेंटलिटी को ब्रेक करने के लिए एक महिला का जो दर्द है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की छोटी छोटी समस्याएं होती है, वो दर्द एक महिला ही समझ सकती है। तो इस वजह से पहले की स्थिति के मुकाबले कई ज़्यादा जो है वर्तमान में सुधार हुआ है। क्योंकि इनकी जो संख्या है, इनकी जो प्रतिशतता है लोक भागीदारी में, वो कम है, इसलिए कम सुधार हुआ है। अगर इनकी संख्या अधिक होती तो अधिक सुधार होता। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, सीटें आरक्षित कर दी गई है, पर लोगों का कंसेप्ट ये है कि मुखिया पति, प्रधान पति, ये अभी भी चल रहा है। खैर आगे देखते हैं। महिलाओं का स्वप्रतिनिधित्व एवं स्वनिर्णय का अधिकार इससे प्राप्त होगा। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन निर्दिष्ट करता है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में ये भेदभाव अनंत काल से चला आ रहा है और अभी भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। पंचायती राज महिला प्रतिनिधियों ने गांवों में समाज के विकास एवं समग्र कल्याण की दिशा में सराहनीय कार्य किया है, लेकिन प्रचलित राजनीतिक संरचना में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जो वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी जो सुनिश्चित हुई है, इससे निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हो पाया है। जो आम जन थे उनकी समस्याओं का निवारण हो पाया है, क्योंकि मेंटलिटी इनकी ऐसी होती है कि ये चीज़ों को सुनने समझने में सक्षम हैं। तो इस वजह से गाँव की समस्या का तेज़ी से निपटान हो रहा है। हालांकि जो वर्तमान में प्रचलित राजनीति है या जो उनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनसे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है विभिन्न रूपों में। ये देखने के लिए आए दिन मिलते हैं। महिला का सशक्तिकरण भी इससे होगा, ये भी इसके पक्ष में एक तर्क है। कहता है कि राजनीति में महिला आरक्षण विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को सशक्त बनाता है। आगे कहता है कि यह न केवल अधिकाधिक महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि महिलाएं जो है इस क्षेत्र में अगर आगे आती है, उनके लिए सीटों का आरक्षण अगर आरक्षित किया जाता है तो
मोस्टली अगर आप ऐसा देखा जाए तो वो खास करके महिलाओं के विकास, महिलाओं के उत्थान से संबंधित कार्यों को करेंगी। बिल्कुल करना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि समाज में जो वर्तमान में जो अभी भी जो कंसेप्ट बना हुआ है, खास करके जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या ऐसे लोग जिन्हें जानकारी का अभाव है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उसमें काफ़ी तेज़ी से जो है कमी आएगी। महिला सशक्त होगी। इसके साथ साथ क्या है कि केवल राजनीति में ही उनका प्रभुत्व नहीं बढ़ेगा, इसके अलावा जो भी अन्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी जो है उनका आधिपत्य स्थापित हो सकता है और ये जरूरी भी है। महिला संबंधी मुद्दों को बढ़ावा। राजनीति में सक्रिय महिलाएं प्रायः उन मुद्दों को प्राथमिकता देती है और उनकी वकालत करती है जो महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जैसे लिंग आधारित हिंसा, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण आदि इन मुद्दों को प्राथमिकता देती है। तो जब महिलाएं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, उनकी जो संख्या में वृद्धि होगी, तो वो महिला उत्थान के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित होंगी। उनसे जो आम जन की महिलाएं हैं, उनसे उनकी समस्या का समाधान होगा, उनके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा को जो है तुरंत उनका निपटान होगा, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित मामला हो या पुराने जो प्रथाएं हैं उनसे संबंधित मामला हो, पारिवारिक मामला हो इत्यादि। अब इतने सारे विधेयक के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, बात करेंगे विपक्ष के प्रमुख तर्क की। तो कहता है कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का कुछ लोगों द्वारा इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि ऐसा करना संविधान में शामिल समता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है। संविधान में समता का जो अधिकार दिया है उसका उल्लंघन करता है ये विधेयक, ऐसा कहना है इस विधेयक के विपक्ष में जो लोग हैं उनका दावा है कि यदि आरक्षण लागू हुआ तो महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, जिनसे समाज में उनका दर्जा कम हो सकता है। ये आरक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, और ये कौन कह रहे हैं? जो इस विधेयक का वो कर रहे हैं, मतलब विपक्ष में, कि प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। खैर ये हंसी वाली बात है, लेकिन ध्यान रखना है उनका तर्क क्या है। बात करेंगे इस विधेयक को लेकर के कुछ चुनौतियों का। तो पहला चुनौती है परिसीमन का मुद्दा। परिसीमन की प्रक्रिया अगली जनगणना के पश्चात होगा और जनगणना की तिथि अभी जो है वर्तमान में अनिश्चित है, कब होगा मालूम नहीं। और परिसीमन जब होगा, पहले जनगणना होगा फिर परिसीमन होगा। अब परिसीमन होगा उसके बाद ही महिला आरक्षण का जो ये विधेयक लाया गया वो लागू होगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है। अभी विधेयक से संबंधित ओबीसी का मुद्दा कहता है महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो है आरक्षित करता है, लेकिन इसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई कोटा शामिल नहीं है। विधेयक को लेकर के दो प्रमुख चुनौती हम लोगों ने देखा कि पहले परिसीमन कब होगा, जनगणना कब होगी, उसके बाद ये लागू होगा। फिर ओबीसी महिलाओं का एक मुद्दा है। बात करें विधेयक को साकार करने हेतु प्रमुख उपायों की, तो कहता है कि स्वतंत्र निर्णय को सुदृढ़ करना, एक स्वतंत्र निगरानी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है जो पारिवारिक सदस्यों द्वारा महिला प्रतिनिधियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने पर रोक लगाए। फिर है राजनीति और शिक्षा में वृद्धि। महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में उनकी भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक पैदा करना आवश्यक है। शैक्षणिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों के द्वारा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल उन्हें शिक्षित करके या फिर उन्हें जागरूक करके इसके महत्व को समझाया जा सकता है। इसके आने वाले क्या प्रभाव होंगे इससे उनको अवगत कराया जा सकता है। नाटक नुक्कड़ों के माध्यम से कई सारे देश में ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने इस चीज़ को समझा है और उसको उस हिसाब से फिर उन्होंने आगे टैकल किया है।
फिर है चुनाव प्रक्रिया में सुधार। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और अधिमान्य मतदान प्रणाली शुरू करने जैसे सुधारों के माध्यम से अधिकाधिक महिलाओं का निर्वाचन सुनिश्चित होगा, जिससे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर ये राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देश के लिए ये गर्व की बात है। महिला सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिलेगा। जो समानता का जो कंसेप्ट है इसमें भी वृद्धि आएगी। जो वर्तमान में पुरुष प्रधान या एक मानसिकता बनी हुई है वो मिथ्य टूटेगा, देश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ेगा। ये था आज का अपना लेक्चर। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।